हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। और इस पूरे चैप्टर को हम एक पार्ट में ही कंप्लीट करेंगे, इसका दूसरा पार्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन आंसर का भी हम एक ही पार्ट में देखेंगे क्योंकि चैप्टर काफी छोटा है। ठीक है, तो हम इसको एक ही पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। और इससे पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट करा दिया है और उसके एमसीक्यू भी करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो दोनों प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप वहां से क्लिक कर देख सकते हैं। एमसीक्यू देखने हैं तो आप एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। थ्योरी देखनी है तो आप थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको 6th 7th या 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी देखनी है तो आप इन सभी प्लेलिस्ट को मेरे यूट्यूब चैनल पर, एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में लगी हूँ जिस क्रम में यहाँ पर लगी हुई है, ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो आप उसको स्लाइड करके ऊपर नीचे करके देख लेना। अपनी क्लास के अनुसार जो आपको पढ़ना हो उसके अनुसार उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हम मेनली हम इसमें पढ़ेंगे कि वन्य जीवन किस तरह से है और हमें उनका संरक्षण कैसे करना है। ठीक है, हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि वनों में किस तरह से वन्य जीव रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, और मानव की वजह से उनको क्या क्या हानि हुई है और उनके संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो बिल्कुल चैप्टर आपको एज इट इज मिलेगा। अगर आपके पास पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी है या पुरानी एनसीईआरटी है तो उसमें कुछ चीजें कट कर दी हैं नई वाली में। ठीक है, तो जहां से कट हुआ है मैं पूरा बताती चलूंगी आपको, और नई है तो आप टेंशन लेने की आपको जरूरत है ही नहीं। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया जोक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा है। जैव विविधताओं का मतलब हो गया कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, देखो कहाँ तो हाथी है, कितना बड़ा है। ठीक है, वृक्षों के बारे में बताया है, बट वृक्ष। ठीक है, और ये ब्लू व्हेल के बारे में बताया जो जलीय प्राणी है ना। तो सारी चीजों के बारे में बताया। तो जैव विविधता क्या होती है? डिफरेंट तरह की जीव जहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के। अब आप जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ पे बहुत सारे जीव पाए जाते होंगे आसपास में, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, बंदर है ना। और आप खुद हो, आप भी एक जीव ही हो। तो इस तरह से जो है बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज होती हैं एक एक ही स्थान पर, उसको बोलते हैं हम जैव विविधता। ठीक है, मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, मानव और दूसरे जीवधारी से क्या मतलब है? जो जीव जंतु जिनके बारे में मैंने बताया वो क्या है? एक पारिस्थितिकी तंत्र है। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र से क्या मतलब है? पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है कि जितने भी प्राणी हैं वो सारे एक दूसरे पर निर्भर हैं। कैसे? देखो, जैसे अगर हम मानव की बात करें तो मानव किस पर निर्भर है? पूरी तरह से प्लांट पर निर्भर है, यानी कि पेड़ पौधों पर निर्भर है। कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर नहीं लेंगे। तो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा वातावरण में, और जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए पेड़ पौधे बहुत जरूरी है। दूसरा है हमारा जो जितना भोजन है ना, ज्यादातर हमारा जो भोजन है 90% जो भोजन है वो हमारा पेड़ पौधों से ही हमें मिलता है। ठीक है, जो लोग मांसाहारी हैं उनके लिए भी पेड़ पौधे बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जिन जानवरों को खाते हैं। ठीक है, जैसे बकरी है, बकरी को खाते हैं कई लोग, और अलग अलग तरह के खाते हैं जीवों को। तो वो जीव भी अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? वो जीव भी सारे अपना भोजन जो है वो पेड़ पौधों से लेते हैं। इसलिए सबका होना बहुत जरूरी है। जितनी भी चीजें भगवान ने बनाई हैं, जितनी भी जातियां प्रजातियां जीवों की अलग अलग वैरायटी, जितनी भी चीजें बनाई हैं भगवान ने, सबका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसको, ये जो जैव विविधता है ये क्या है? एक तरह का पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि ये क्या है? एक दूसरे पर निर्भर है ना। अगर एक चीज ज्यादा या कम हो जाएगी तो हमारा जो पूरा तंत्र चल रहा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जीव जंतु भी जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है। ठीक है, पक्षी भी जरूरी है। अगर आपको लगेगा कि पक्षियों का क्या काम है, तो पक्षी भी क्या करते हैं कि किसी पेड़ पर बैठते हैं, उसके फल खाते हैं, फिर दूसरे पेड़ पर बैठते हैं, फिर उसके फल खाते हैं। ठीक है, और उन बीजों को क्या करते हैं? वो कहीं भी जहां पर भी वो पॉटी करते हैं तो वो बीज उनकी पॉटी के जरिए जमीन में चले जाते हैं और दूसरे पेड़ उग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। ठीक है, दूसरा है कि जो कुछ कीड़े होते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं। ठीक है, जो उनकी ग्रोथ में बाधा होते हैं, जो पक्षी होते हैं उनको खा लेते हैं, है ना। आपने कभी देखा होगा कि जब खेत में पानी लगाते हैं तो कुछ पक्षी वहां खेत पर घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं? कि पानी में जो कीड़े दिखाई देते हैं ना, जो आपको नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते, वो पक्षी देख लेते हैं, तो पक्षी उन कीड़ों को खा लेते हैं।
तो सारी चीज एक दूसरे पर निर्भर है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, यानी कि सब प्राणी एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है, सबका होना जरूरी है, जिसका हम मात्र एक हिस्सा है, ठीक है, हम सब कुछ नहीं है, हम एक हिस्सा है ना, और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, यानी कि वायु की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें, जल जिससे हम पीते हैं, और मृदा जो हमें अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, अगर पारिस्थितिकी तंत्र नहीं होगा तो वन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि पशु भी जरूरी है और पक्षी भी जरूरी है, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर हैं। अब देखिए, वन क्या क्या है, वन है प्राथमिक उत्पादक, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये प्राथमिक उत्पादक होता क्या है, तो हम थोड़ा सा 2 मिनट रुकेंगे, ठीक है। तो प्राथमिक उत्पादक क्या होता है, जो जैसे ये पेड़ पौधे हैं, ये क्या है, प्राथमिक उत्पादक है, ठीक है, यानी कि ये सबसे पहली बार भोजन उगा रहे हैं, है ना, पेड़ पौधे कैसे हैं, प्राथमिक उत्पादक। अब द्वितीय उत्पादक कौन से होते हैं, जो इन पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक है, वो द्वितीय श्रेणी के में आते हैं। अब द्वितीय श्रेणी में कौन आएंगे, खरगोश है, गाय, ये पूरी तरह से प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर होते हैं, ठीक है। खरगोश है, गाय, बकरी, हिरण, ये सब क्या है, प्रथम श्रेणी में आए, द्वितीय श्रेणी में आएंगे, ठीक है। प्रथम श्रेणी में कौन से आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे, द्वितीय श्रेणी में जो इनको खाते हैं, ठीक है, और तृतीय श्रेणी में कौन से आएंगे, जो द्वितीय श्रेणी के जीवधारियों को खाते हैं, ठीक है, जैसे शेर वगैरह है, ये कौन सी श्रेणी में आएंगे, तृतीय श्रेणी में आएंगे, क्योंकि ये दूसरे वालों को खाते हैं। बकरी है, हिरण है, जो पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी होते हैं, थर्ड पीढ़ी वाले यानी कि तीसरे उत्पादक जो होते हैं वो उनको खा लेते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना, प्रथम उत्पादक का क्या मतलब हो गया। और जितना भी पारिस्थितिकी तंत्र है वो प्राथमिक उत्पादक पर ही निर्भर करता है, यानी पौधों पर, ठीक है। जिन जानवरों को आप खाते हो, मुर्गी है या आपका बकरी है या फिर कोई भी जानवर जिसको भी आप खाते हो, वो अपना भोजन कहाँ से लेता है, इन पेड़ पौधों से ही लेता है, ठीक है। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह आकार और कार्य में विभिन्न भिन्न है, परंतु आत्मनिर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है, यानी कि एक सब क्या है, एक दूसरे पर निर्भर कर रही है ना। नेक्स्ट है आपका, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, यानी कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात किस तरह से है वो हम देखेंगे एक नजर में जल्दी जल्दी से। यदि आप आसपास नजर दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधताओं के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। जैव विविधता का मतलब आप समझ गए ना, जहां पर बहुत सारी जीवों की प्रजातियां पाई जाती हों, ठीक है। हमारे देश में बहुत सारी जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, वन है, उनमें बहुत सारी जीवधारी पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है, यानी कि 16 लाख प्रकार की जीवों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी प्रजातियां गाय की है, भैंस की है, बकरी की है, ठीक है, उल्लू की है, बहुत सारी पक्षियों की अलग अलग पक्षियों के नाम होते हैं, सारे पक्षियों के नाम तो मुझे भी याद नहीं है, ठीक है, जितने प्रकार के हैं यहाँ पर। फिर पेड़ है, पेड़ों के भी अलग अलग तरीके के पेड़ हैं, ठीक है। तो ये सब मिला के कितने हैं, 16 लाख प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है, ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है, यानी कि अभी वर्तमान में हम जितनी उपजातियों को जानते हैं उससे ये 2-3 गुना ज्यादा है, यानी कि अभी हम पूरी तरह से जान भी नहीं पाएंगे हमारे यहाँ कितनी प्रजातियां हैं, यानी कौन कौन सी प्रजातियां हैं। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्म के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना इसके बारे में सब कुछ। आपने सोचा होगा कि इस संसाधन का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविधता, वनस्पति जात या प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इनकी कद्र नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ वर्षों में इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है, यानी कि हम इन प्राणियों की, इन वनस्पतियों की कद्र नहीं कर रहे हैं, हम इनके बारे में गंभीरता से इनको नहीं ले रहे हैं, ताकि इनका संरक्षण हो सके, और इसकी वजह से इन पर भारी दबाव पड़ा है, इसका मतलब इनका ह्रास होने लगा है, ठीक है। अब देखो, वनस्पति के बिना आप थोड़ी ना जीवित रह सकते हो, सब्जी है, फल है, दूध है, सब किससे आ रहा है, वनस्पति से आ रहा है, ठीक है। और प्राणी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया ना, पक्षी क्या करते हैं, एक जगह बैठकर दूसरी जगह परागण
की भी वो सॉरी, एक जगह बीज को खाकर, एक फल को खाकर दूसरी जगह बैठकर वो जब पॉटी करते हैं, ठीक है, तो क्या उनकी पॉटी से ही और दूसरे भी पौधे उगते हैं। प्लस वो क्या करते हैं कि जो फसल पे जितने भी कीड़े होते हैं फसल में, उन कीड़ों को खा लेते हैं ताकि फसल अच्छी होती है। तो ये भी हमारे लिए, प्राणी जात भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, यानी कि भारत में किस तरह से वन है और हम उनका संरक्षण किस तरह से कर सकते हैं। एक सेकंड। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण, ह्रास यानी कमी आ रही है, ठीक है, या घट रहे हैं। ह्रास का मतलब होता है कम होना या घटना। ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है। क्यों? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। यानी कि अगर हम सभी जीवों के प्रति, प्राणियों के प्रति, वनस्पतियों के प्रति संरक्षण की भावना रखेंगे, ठीक है, और उनका हम ठीक से संरक्षण करेंगे, तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है, ठीक है, ये बना रहेगा। ठीक है, अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खराब हो जाएगा, है ना। अब देखिए, जैसे हम जल प्रदूषण कर रहे हैं, ठीक है, जल को खूब प्रदूषित कर रहे हैं, नदियों को खूब प्रदूषित कर रहे हैं। अब वो नदियां कहाँ जा रही हैं, समुद्र में जा रही हैं। अब उस दूषित पानी को पी के जो मछलियां हैं वो पूरी तरह से मर जाती हैं। तो हमारे लिए क्या होगा, हम अगर कुछ मछलियां जीवित भी रह गई दूषित पानी को पी के, तो उनमें बीमारियां हो जाएंगी। अब उन मछलियों को जो लोग मांसाहारी होते हैं वो खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे, तो क्या होगा, वो बीमार हो जाएंगे। तो सब क्या है, एक दूसरे से बने हुए हैं। देखो, हमने जल दूषित किया, उस दूषित पानी को पी के मछली बीमार हो गई, और फिर उस बीमार मछली को हम खा रहे हैं, तो हम भी बीमार हो गए, है ना। तो ये क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र है। अगर हम पानी को दूषित नहीं करते तो हमें शुद्ध अच्छी मछली खाने को मिलती है ना। अब देखो, दूसरी चीज ये है कि कई जगह नदियों में या फिर समुद्र के किनारे भी बहुत सारे जो जीव हैं उनकी संख्या घटी है, लगातार घट रही है। कुछ प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गई हैं, है ना। यहाँ तक कि जो हमारी वो है डॉल्फिन है, जो गंगा नदी में पाई जाती है। डॉल्फिन का मतलब है, डॉल्फिन उस जल में पाई जाती है, डॉल्फिन नाम की जो मछली है वो उस जल में पाई जाती है जो पूरी तरह से शुद्ध होता है, प्योर होता है, पीने लायक होता है। ठीक है, तो गंगा में बहुत मात्रा में पहले डॉल्फिन पाई जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो कम होती जा रही है उनकी संख्या, क्योंकि हमने गंगा को दूषित कर दिया है। अपने नाले नालियां वो सब उसमें ही डलती हैं, है ना। और बहुत सारी परंपराओं की वजह से भी गंगा दूषित हो रही है। जैसे बाल मुड़ाने के लिए जाते हैं तो उन बालों को उसमें ही डाल देते हैं, तो जो कि एक गलत बात है। साइड में डस्टबिन भी होता है, आप उसमें भी डाल सकते हैं, ठीक है, आपकी आस्था है, पर आस्था का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे जीवों को मार दें, ठीक है। तो इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो परिस्थितिकी तंत्र है ये इन सारी चीजों पर निर्भर करता है ना। अगर हम इन सबका संरक्षण करेंगे तो हमारा जो परिस्थितिकी तंत्र है वो कैसा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, जल को स्वच्छ रखेंगे तो जलीय जितने भी जीव हैं वो सही रहेंगे। वायु को शुद्ध रखेंगे तो सबके लिए ही फायदा है, जानवरों के लिए, हमारे लिए और हमारे पेड़ पौधों के लिए, ठीक है, सारी चीज बनी रहेंगी। तो मृदा का संरक्षण करेंगे तो हमें अच्छा खाना खाने को मिलेगा, ठीक है। अच्छे से उसमें फसल होगी तो हम खा सकेंगे उसको, और हम खुद भी स्ट्रांग हो सकेंगे। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जिन्स विविधता को भी संरक्षित करता है, ठीक है, वही सारी चीज है इसमें। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है, यानी कि जो पहले से चली आ रही है। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर करती है। यानी कि जो जलीय जीव विविधता है, मतलब जो जल में जीव पाए जाते हैं उनकी जो विविधता बनाए रखने के लिए किसमें सहायक है, वो मछली पालन में, ठीक है। वही चीज मैंने आपको ऊपर बताई थी, इसमें कुछ है नहीं। शांत घाटी के मुखाली नर्सरी में आदिवासी युक्तियों बांस की पौध लगाते हुए, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, वो बांस को बो रहे हैं, ठीक है। जैसे गन्ना बोया जाता है ना, उस तरह से ही बांस बोया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, 1960 से 1970 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। यानी कि जो पर्यावरण के संरक्षक थे, जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि जो वन्य जीवन है उसकी सुरक्षा की मांग की। भारत वन्य रक्षण अधिनियम 1972, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, जब मैंने क्वेश्चन आंसर बनाया उसमें भी ये डाला है, ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना, ध्यान रखना इसको। में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवन के आवास संरक्षण के लिए अनेक प्रावधान रखे गए। यानी कि हम वनों का संरक्षण किस तरह से करेंगे। अब हमने ये मन बना लिया कि भाई हमें संरक्षण करना है, और जितनी भी प्रजातियां हैं, जितनी भी जीवों की प्रजातियां, हमें उन सबका संरक्षण करना है, उनको बचाना है,
उनको हेल्दी बनाना है। अब भाई इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से काम करने हैं, है ना। ये तो हमें पता होना चाहिए। तो ये सब किसमें लिखा हुआ है? 1972 के अधिनियम में लिखा हुआ है। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई है, यानी कि एक सूची तैयार की गई है जिसमें सूची में कैटेगरी वाइज किया गया है। देखो जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें दिया हुआ है, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ओल्ड एनसीईआरटी में ये दिया गया था कि सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां, लुप्त जातियां, ठीक है। ये 4-5 हेडिंग दिए हुए थे, इसमें विस्तार से समझाया गया था कि लुप्त जातियों में कौन सी जातियों को रखा गया है, ठीक है, सुभेद जातियों में किसको रखा गया है, दुर्लभ जातियों में किसको रखा गया है। लेकिन एनसीईआरटी ने इस चैप्टर का कुछ भाग काट दिया है, इसलिए हमने इसको विस्तार से नहीं जाना है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, सूची बनाई गई है और सूची में हम कितनी कैटेगरी रखी गई है? 5 कैटेगरीज रखी गई है। कौन कौन सी रखी गई है? सामान्य जातियां, यानी कि उन पर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से है, उनका संरक्षण करने की हमें जरूरत नहीं है। कौन से हैं? वो है, देखो, साल के पेड़ है, चीड़ के पेड़ है, कृतक है, कृंतक है। कृंतक का मतलब होता है ये जो चूहा है, चूहे होते हैं ना, चूहे गिलहरी, जो कुतल कुतल के, यानी कि दांतों से काट काट कर काटते रहते हैं, उनको बोलते हैं। ये किस में आएंगे? सामान्य जाति में। संकटग्रस्त में, यानी कि अगर उनको सही से हमने वातावरण नहीं दिया तो वो क्या हो जाएंगे? संकटग्रस्त हो जाएंगे। कौन कौन से हैं? काला हिरन है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, और गेंडा है, शेर, पूंछ वाला बंदर है, ठीक है, बहुत सारी जातियां हैं वो है। सुभेद, यानी कि जिनकी संख्या में कमी आने लगी है, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो पर्यावरण है हमारा दूषित होने लगा है और उनकी जो संख्या है उसमें कमी आने लगी है। कौन कौन सी है? देखो, इसमें गंगा की डॉल्फिन है, क्योंकि पानी दूषित हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है, नीली भेड़ है और एशियाई हाथी है, ठीक है। तो इस तरह से है, तो इस तरह से सूची बनाई गई है और उस सूची के अंतर्गत रखा गया है कि किसका संरक्षण हमें करना है और सबसे ज्यादा किसका संरक्षण करना है, सबसे कम किसका संरक्षण करना है। इस तरह से चीजें बनाई गई हैं और इनके लिए सरकार जो है वो बिल भी लेके आती है, यानी कि सरकार फंडिंग भी करती है, मतलब पैसे भी देती है ताकि इन जीवों का संरक्षण हो सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंध, यानी कि क्या किया गया है? जो संकटग्रस्त जातियां हैं, यानी कि जिन जातियों में कमी आ रही है, उनके शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। जैसे शेर है, चीता है, हिरन है और आपका हाथी है, इन सबको इस कैटेगरी में रखा गया है और इनका शिकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर शिकार करते पकड़े गए तो उसके लिए अलग प्रावधान है और आपको उसके हिसाब से सजा मिलेगी। वन्य आवासों का कानूनी रक्षण, यानी कि जो जानवर जहां पर रहता है, वन्य आवास का मतलब है जैसे कुछ गुफाएं हैं जिनमें शेर रहते हैं, ठीक है, कुछ जंगल है जिनमें हाथी ही रहते हैं, तो उनका वो क्या है? वो उनका प्राकृतिक आवास है, ठीक है, यानी कि भगवान ने ऑटोमेटिक उनको ऐसी परिस्थिति बना के दी है कि वो वहां पर आराम से रह सकते हैं। तो उनका क्या करना है? कानूनी रक्षण का प्रावधान रखा गया है। जंगली जीवों के व्यापार पर रोक, यानी कि किसी भी तरह के जंगली जीवों के सींग नहीं बेच सकते हैं, दांत नहीं बेच सकते हैं, जैसे हाथियों के दांत का व्यापार होता है, ठीक है। और जो कुछ पशु होते हैं उनकी चमड़े से वो बनाया, उनकी खाल से चमड़ा बनाया जाता है, तो इन सब चीजों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, ठीक है। तत्पश्चात केंद्र सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यानी कि नेशनल पार्क भी बनाए हैं और वन्य जीव पशु विहार भी बनाए हैं, ठीक है, स्थापित किए हैं, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों को रक्षा प्रदान करना है। इन प्राणियों में बाघ, ठीक है, ये कैसे गंभीर खतरे में है, ठीक है। कौन कौन से हैं? बाघ और एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन और हंगूल, 3 प्रकार के मगरमच्छ। कौन कौन से हैं? स्वच्छ पानी वाला मगरमच्छ, स्वच्छ पानी यानी नदियों में जो पाया जाता है, ठीक है, ये स्वच्छ पानी वाला होता है। लवणीय जल वाला होगा, ये कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा आपका समुद्र में, क्योंकि ये खारे पानी वाला मगरमच्छ है। और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गौडवाना और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया था। अब आपको लगेगा कि पूर्ण प्रतिबंध ही होना चाहिए कि भाई इनको मार नहीं सकते, इनका शिकार नहीं कर सकते, आंशिक प्रतिबंध क्यों किया गया है? देखिए, जो स्थानीय जनजाति थी, कुछ जनजातियां इन पशुओं पर, इन पेड़ों पर, इन वनों पर ही निर्भर हैं और पहले भी थी, अब भी हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई, उन्होंने बोला कि ये जो आपने अधिनियम लेके आए हो, आपने पूरी तरह से इनका संरक्षण कर दिया वनों का, हमें थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी आजीविका कैसे चलेगी? हम कहाँ काम करने जाएं? हम तो शुरू से वनों में ही काम करते हैं, वनों की चीजों को कलेक्ट करके ही बेचते हैं, तो हमें थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए। तो कुछ शर्तों पर
वहां के स्थानीय आदिवासी लोगों को छूट दी गई है, केवल आदिवासी लोगों को, व्यापारियों को नहीं दी गई है, केवल आदिवासी लोगों को दी गई है। ठीक है, अब देखिए एक योजना आई थी बाघ परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इस पूरे पैरा को आप अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। अब देखो मैं इसको पढ़ के सुना रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुनना। वन्य जीव संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर, ठीक है, 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, 55,000 से घटकर कितनी हो गई, 1,827 रह गई। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, यानी कि क्या करते थे, बाघों को मार देते थे, उनकी खाल के लिए, हड्डियों के लिए या दांतों के लिए उनको मार देते थे। ठीक है, और चोरी से उनका व्यापार करते थे। आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, ठीक है, क्या जंगल बहुत बड़ी मात्रा में काटे गए, जब हमारे यहाँ वो रह रहे थे अंग्रेज, तो वो उनको क्या करना था कि यहाँ से सारी चीजों को लूट लूट के अपने देश ले जाना था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब जंगलों को साफ कर रहे थे तो वन्य जीव जो थे, जो शेर है, हाथी है, इस तरह के जो भी जंगली उन्हें जानवर दिखाई देते थे, उनका वो शिकार कर लिया करते थे, यानी कि उनको मार देते थे, ताकि वो जंगलों को अच्छे से लूट सके। ठीक है, यहाँ से बहुमूल्य लकड़ी वो ले जा सके। ठीक है, पहले जितनी भी रेलवे लाइन बिछी हुई थी वो सारी लकड़ी से बिछी हुई थी। तो ये जितनी भी रेलवे लाइन बिछी है उसके लिए उन्होंने पूरी तरह से जंगलों को काट दिया है, ना केवल हमारे भारत की लाइनें, जबकि यूरोप में वो यहाँ से कीमती लकड़ियों को ले जाके यूरोप में भी रेलवे लाइन बिछाते थे। ठीक है, तो इसके लिए वो जंगल कटे, और जंगलों की कटने की वजह से क्या हुआ, बाघों की जो संख्या है वो कम हो गई। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधि में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3, ठीक है, कितना, 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी बाघ हैं उसका 2/3 जो बाघ हैं वो कहाँ रहते हैं, वो भारत और नेपाल में रहते हैं। अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के लिए मुख्य निशानों पर है। ठीक है, अब एक अधिनियम आया 1973 में, उसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। क्या नाम है उसका, प्रोजेक्ट टाइगर। विश्व की बेहतरीन वन्य परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। ठीक है, बाघ संरक्षण मात्र एक संकट ग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं था, क्योंकि देखो इसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर, तो आपको ऐसा लगेगा केवल टाइगर को बचाने के लिए ये योजना आई थी। ठीक है, 1973 में, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल टाइगर को बचाने के लिए ये आई थी। इसके केंद्र में टाइगर का संरक्षण था, लेकिन ये क्या थी, बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं था, अपितु ये बहुत सारी चीजों के लिए थी। इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जातियों को भी बचाना था। ठीक है, यानी कि केवल टाइगर के लिए नहीं थी, ये बहुत सारी जातियों के लिए थी। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि नेशनल पार्क, बस देखो ये याद करने वाली चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना अच्छे से। उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है, कार्बेट। ठीक है, इसको जिम कार्बेट भी बोलते हैं, है ना। और देखो पश्चिम बंगाल में कौन सा है, सुंदरवन। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, इनको अब पूछा जाता है एग्जाम में। मध्य प्रदेश में कौन सा है, बांधवागढ़, है ना। और राजस्थान में कौन सा है, सिरिस्का। ठीक है, और वन्य जीव विहार है ये। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क नहीं है, नेशनल पार्क नहीं है, ये क्या है, वन्य पशु विहार है। और असम में कौन सा है, मानव बाघ रिजर्व। कौन सा है, मानव, सॉरी मानस, एक मिनट, हाँ, ये है बाघ मानस बाघ रिजर्व। ठीक है, और केरल में कौन सा है, पेरियार। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा कहाँ है ये पूछा जाता है। ठीक है, कई बार आप 100 याद कर लेते हैं, उसमें से कुछ नहीं आता, क्योंकि जितने भी कंपटीशन होते हैं, ठीक है, चाहे आपका सी टेट है, यूपीएससी है, एसएससी है, ठीक है, किसी भी कोई भी टीजीटी है, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्टली 90% जो पेपर आपको मिलेगा वो एनसीईआरटी में से ही मिलेगा। तो आप इन छोटी छोटी चीजों को याद कर लीजिए। आप 100 याद करेंगे उसमें से नहीं फंसेगा, इन 4-5 को याद करेंगे इसमें से एक आध पूछा जाएगा, आएगा। ठीक है, तो आपके लिए जो मस्ट है वो एनसीईआरटी है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में पढ़ाती हूँ, एक भी चीज मेरे से छूटे ना। ठीक है, आपको ऐसा मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो आपका जो मैं ना पढ़ाऊँ और एग्जाम में आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, बहुत डिटेल में चीजों को आपको बताती हूँ। नेक्स्ट है आपका, आजकल संरक्षण परियोजना जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, ना कि इनके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है, यानी कि जो छोटे छोटे कीट होते हैं उनको भी संरक्षण मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों,
और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है, यानी कि इसका भी संरक्षण करना है। 1991 में देखो, तितलियां होनी बहुत जरूरी है। तितलियां क्या करती हैं, ये परागण में हेल्प करती हैं। ठीक है, एक फूल पे बैठेंगी, फिर दूसरे फूल पे बैठेंगी, तो उससे क्या होता है, परागण की प्रक्रिया होती है ना। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई थी। कौन सी सूची है, जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो सूचियां बनाई जा रही हैं, ठीक है, उस सूची की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हेडिंग आपका वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार एवं वितरण, यानी कि कौन कौन से प्रकार हैं वन्य जीवन संसाधनों के और हमने किस तरह से उनका वितरण किया है, वो सारी चीजें हम किस में देखेंगे, इस हेडिंग में देखेंगे। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंध, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो उनका हमें नियंत्रण करना या उनका प्रबंधन करना, यानी कि मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, या वन विभाग या अन्य विभागों के अधिकार क्षेत्र में वो हैं। ठीक है, इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। अब सरकार ने क्या किया है, प्रबंधन करने के लिए कि अच्छे से ये मैनेज किया जा सके, इनका संरक्षण किया जा सके, उन्होंने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। पहली कैटेगरी है आरक्षित वन। ठीक है, देश में आधे से अधिक वन देश के आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों का सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। देखो, आरक्षित वन कैसे होते हैं, आरक्षित वन होते हैं कि उन वनों में किसी भी प्रकार के मनुष्य का इंटरफेयर नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी मनुष्य वहां नहीं जा सकता है, ना वो अपनी भैंस चराने के लिए जा सकता है, गाय को चराने के लिए जा सकता है। ठीक है, ना वहां से आप लकड़ी उठा के ला सकते हो एक भी। ठीक है, जा ही नहीं सकते हो वहां पर। आरक्षित वन यानी कि पूरी तरह से वो उनको प्रकृति के ऊपर उनको वनों को छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी वहां नहीं जा सकते हो, और ना ही आप शिकार कर सकते हो वहां पर। ठीक है, ना पर्यटन के लिए जा सकते हो, यानी कि पूरी तरह से वो क्या है, सुरक्षित है। और इन आरक्षित वनों को, कुछ वनों को क्या घोषित कर दिया गया है, नेशनल पार्क में घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो किसी तरह का कोई भी इंटरफेयर मानव का नहीं है इसमें। ठीक है, सरकार भी का भी नहीं होता है इसमें, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर, जैसे वन्य जीवों की जो हेल्प के उद्देश्य से सरकार थोड़ा बहुत देख लेती है, जैसे उनको खाना उपलब्ध कराना या पानी उपलब्ध कराने के विषय में थोड़ा बहुत वो देख लेती है। लेकिन ये पूरी तरह से क्या है, आरक्षित है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का मानव का कोई इंटरफेयर नहीं है। दूसरे प्रकार के हैं लक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3, देखो आधा तो ऊपर पहुंच गया, यानी कि पूरी तरह से आरक्षित है, उसमें किसी भी तरह के मानव का इंटरफेयर नहीं होगा। दूसरा होगा लक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा लक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जा रही है। अब देखो, ये वन कौन से होते हैं, ये जो होते हैं ज्यादातर जो नेशनल पार्क है या वन्य जीव अभयारण्य है, वो इन वनों में ही आपको मिलेंगे। ठीक है, इन वनों में आपको घूमने की अनुमति है, पर्यटन की अनुमति है। ठीक है, यानी कि घूमने फिरने जा सकते हो, वन्य जीवन को देख सकते हो, और आप उनके पेड़ पौधों को देख सकते हो, उनकी प्रजातियों को देख सकते हो। लेकिन इसमें भी आप मतलब कुछ वन ऐसे हैं जिनमें आप लकड़ियों को नहीं लेके आ सकते हो। ठीक है, काट नहीं सकते हो उनको, और किसी भी तरह के वन्य जीवन को हानि नहीं पहुंचा सकते हो। ठीक है, अपने पशुओं को चराने नहीं ले जा सकते हो। कुछ वन, इनमें आरक्षित वनों में कुछ वन इस तरह के हैं, और कुछ वनों में मैंने बताया ऊपर भी आपको कि जो स्थानीय जनजातियां हैं उनको कुछ छूट दी गई है कि भाई आप अपनी आजीविका चलाने के लिए इसमें से वनों में से लकड़ियों को बीन सकते हो, कुछ फलों को ले सकते हो। ठीक है, खाने के लिए, और पेड़ पौधों की पत्तियों का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, कुछ जनजातियों को छूट दी गई है। अब देखो, अवर्गीकृत वन कौन से होते हैं, जो ना इसमें आ रहे हैं ना इसमें आ रहे हैं। ठीक है, वो अलग प्रकार के हैं। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार की है। ठीक है, जो सरकार की भूमि पड़ी हुई है, हर गांव में, हर शहर में कुछ ना कुछ भूमि जो होती है वो सरकार की होती है। ठीक है, उसमें बोलते हैं, गांव में बोलते हैं ग्राम सभा की जमीन, और शहर में होती है वो जो शहर का प्रशासन देख रहा है उसके अंडर में आती है वो जमीन। ठीक है, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होती है। व्यक्ति और समुदाय का मतलब है कि वो जैसे पार्क वगैरह खोल दिए जाते हैं, सरकारी पार्क होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, ये सब जो होते हैं ये सरकारी जमीन में होते हैं। तो ये किस में आएगा, ये अवर्गीकृत वन में आता है। ठीक है, आरक्षित वन और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ियां, वन्य अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है।
मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश में के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिल, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वन है। अब देख लीजिए कौन कौन से प्रदेश है जिसमें आरक्षित वन है, ठीक है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में संरक्षित वनों का एक बड़ा हिस्सा है। आरक्षित वन कहाँ पर है? जहां पर देखो आपने एक चीज नोटिस करी, जहां पर ज्यादा से ज्यादा पहाड़ है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ एरिया जो है पहाड़ी इलाका है, तमिलनाडु का भी है कुछ एरिया, केरल का भी है, उत्तराखंड को सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर को सब जानते हैं, पूरा की पूरा जो प्रदेश है वो आपका पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर जो कुछ वन है उनको कैसा घोषित कर दिया गया है? आरक्षित, यानी कि किसी भी तरह के मानव की आवाजाही नहीं है ना। और जो बाकी के क्षेत्र है जैसे बिहार है, हरियाणा है, यहाँ पर पहाड़ नहीं पाए जाते हैं। देखो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी, इसलिए ये ट्रिक बता रही हूँ मैं। बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है, ठीक है, उड़ीसा है, राजस्थान है। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां पाई जाती हैं, उनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो एक हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है कि जिसमें जो पहाड़ी इलाका है होने के बावजूद भी वहां पर कैसे वन है? रक्षित वन है, ठीक है। बाकी पहाड़ी इलाके में नहीं होते हैं ये रक्षित वन, ये कैसी जगह होते हैं? ये प्लेन जगह में होते हैं अधिकतर, ठीक है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में, देखो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो छपे थे, इन सबको आप पढ़ लेना। अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है। अवर्गीकृत वन है यानी कि ऐसे ही बड़े बड़े जंगल हैं तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंध में है, ठीक है। यानी कि इन वनों, कुछ वनों पर जो अवर्गीकृत वन है, उन वनों में कुछ वनों पर किसका अधिकार है? वहां की जनजातियों का अधिकार है, ठीक है। 2006 में भी एक कानून आया था जिसमें जनजातियों के लिए कुछ छूट दी गई थी वनों में, कि भाई वनों में क्योंकि जनजातियों ने बोला था कि हम तो शुरू से ही वनों को ही अपना माता पिता भगवान सब कुछ मानते हैं, वनों की पूजा करते हैं और वनों में ही रहते हैं, तो आप हमें वनों से इस तरह से वंचित नहीं रख सकते हो, ठीक है। संरक्षण करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमें इनसे अलग कर दो, क्योंकि हमारा तो सब कुछ यही है। तो इसलिए कुछ जनजातियों को छूट दी गई थी इस मामले में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो जो वन जनजातियों के अंडर में आती हैं उनको बोलते हैं अवर्गीकृत वन, ठीक है। और ये मेनली जो अवर्गीकृत वन है वो कहाँ मिलेंगे? जनजातीय क्षेत्र में मिलेंगे, कुछ मध्य प्रदेश में मिलेंगे, कुछ गुजरात में मिलेंगे, कुछ झारखंड में मिलेंगे, इन क्षेत्रों में मिलेंगे। नेक्स्ट है वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है, आमतौर पर इस बात से अनजान नहीं है। देखो जो आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं ना, समुदाय और वन संरक्षण, ये उसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी है, वही है मानव जातियों के आवास का मतलब है कि कुछ जनजाति जो है वो किस में रहती है? वनों में ही रहती है। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, यानी कि वो सरकार की से हेल्प लेकर वो क्या कर रहे हैं? अपने वनों का संरक्षण कर रहे हैं, क्योंकि इससे ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। यानी कि वो क्या चाह रहे हैं कि भाई ये जो रिजर्व है बाघों के लिए, यहाँ पर खनन कार्य ना हो, ताकि अगर खनन कार्य होगा तो यहाँ के जो बाघ हैं वो यहाँ से भाग जाएंगे या प्रदूषण की वजह से वो मर जाएंगे। तो उनके संरक्षण के लिए वहां के जो स्थानीय गांव के लोग हैं वो इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो खुद ही उन वनों की देखरेख कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भोरोदेव, ढाकाव, सोनचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून है जो शिकार वर्जित है। और यानी कि उन्होंने क्या किया? वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया। कितनी जमीन? 1200 जमीन। कहाँ पर ये करी है इन्होंने? राजस्थान में, ठीक है, स्थानीय लोगों ने। तो जहां पर शिकार करना मना है, बाहरी लोगों का जाना आना मना है, ठीक है। यानी कि वो उन्होंने क्या किया कि भाई वन के लिए ही है सब कुछ। नेक्स्ट देखते हैं पवित्र पेड़ के झुरमुट विविध विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। यानी कि बहुत सारे लोग जो वन जीव है उनको क्या मानते हैं? अपना देवी देवता मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। देखो हर धर्म में मैं अगर बात करूं तो जो भारत है, मेनली हम भारत की बात करें तो हम भारत में देखते हैं
हर जाति के लोग किसी न किसी पेड़ की, वृक्ष की पूजा करते हैं। ठीक है, अब वही सारी चीज दी गई है कि हमारे जो देवी देवताओं को हम कहाँ देख रहे हैं, हम झरनों में देख रहे हैं, पहाड़ों की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, जो केदारनाथ है क्या है, वो एक तरह से हम उनकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, पहाड़ों का संरक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। झरनों की पूजा होती है। अभी हमारे यहाँ जो कुआं पूजन की रस्म होती है, कुआं पूजन जानते होंगे आप लोग, जब कोई लड़का घर में पैदा होता है तो कुआं पूजने के लिए जाते हैं। वो क्यों जाते हैं, कि हम एक तरह से प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, कुआं की पूजा कर रहे हैं। कुआं पूजन का मतलब है कि जल के किसी स्रोत की पूजा। आज तो कुआं नहीं होते हैं, लेकिन पुराने जमाने में जो पानी का बहुत बड़ा स्रोत था कुआं, कि कुआं खोद कर पानी निकालते थे, तो इसलिए कुआं पूजन होता था, कुएं की पूजा होती थी, है ना। तो इस तरह से चीजें होती थी पहले, अभी भी होती हैं। अब देखिए बहुत सारे आपने देखे होंगे लोगों को कि वट के वृक्ष की पूजा करते हैं। मंदिरों में तो आम का पेड़ मिलेगा ही मिलेगा। जो पुराने मंदिर होंगे ना, बहुत पुराने, उनमें आपको पीपल का पेड़ मिलेगा। ठीक है, बड़ का वृक्ष मिलेगा, केले का पेड़ मिलेगा। पुराने मंदिर अगर आप देखें तो इस तरह के जो पेड़ हैं वो मिलेंगे, और पूजा करते हैं। ठीक है, बृहस्पतिवार को केले के उसकी पूजा करते हैं, वृक्ष की। ठीक है, तो ये सारी चीजें, पीपल की भी पूजा करते हैं कई लोग। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से इनका संरक्षण करते आ रहे हैं, जैसे छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल जनजाति। देखो ध्यान रखना, कहाँ की ये छोटा नागपुर, कहाँ पर है, झारखंड में। छोटा नागपुर कहाँ है, झारखंड में है। की जनजाति कौन कौन सी है, मुंडा और संथाल जनजाति किसकी पूजा करती है, महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार में बिहार की जो जनजातियां हैं वो इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। और कुछ लोग क्या है, पीपल और वट वृक्ष की पूजा करते हैं। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं, और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और उसकी कृतियों को संरक्षण करने के लिए अपने परंपरागत तरीके हैं। आमतौर पर झरने, पहाड़ की चोटियों, है ना, पहाड़ की चोटियों का नाम लिया गया है क्योंकि अब देखो वैष्णो देवी पर हम जाते हैं, वो भी कहाँ है, वो पहाड़ों में है। तो एक तरह से क्या है, ये हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। क्या, पहाड़, झरने। ठीक है, वाटरफॉल को बोलते हैं झरने। ठीक है, जहां से नदी बनती है वहां से। पेड़ों और पशुओं को भी पवित्र माना गया है। पेड़ तो मैंने आपको बता दिए, पशु कौन कौन से पवित्र हैं, जैसे हम लोग गाय को पवित्र मानते हैं। ठीक है, कुछ लोग नंदी को पवित्र मानते हैं, नंदी की पूजा करते हैं, है ना। शेर की भी पूजा होती है, शेरों वाली माता उस पर बैठी है ना, शेर के ऊपर, तो उनकी शेर है सवारी। देखो हर भगवान, जो भी जितने भी भगवान है, उनकी कोई ना कोई सवारी जो है वो पशु ही है। ठीक है, जानवर है, वन्य जीव है, तो हम साथ में उनकी भी पूजा करते हैं। जब आप शिव जी की पूजा करेंगे तो जो नंदी के पैर हैं आप उनको भी छूते हो। ठीक है, नंदी के ऊपर भी जल चढ़ाते हो। तो ये सब क्या है, ये एक तरह से हमारी संस्कृति में चीजें हैं। ठीक है, ऑलरेडी, और हम उसके हिसाब से ही कर रहे हैं। आपने अनेक मंदिरों के आसपास देखा होगा बंदर और लंगूर पाए जाते हैं। ठीक है, यूपी में ज्यादातर जितने भी मंदिर हैं उन सबके आसपास लंगूर और बंदर मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, उनको खिलाते पिलाते रहते हैं। मंदिर में जाएंगे, अंदर केला ना चढ़ा के वो बाहर बंदरों को बांट देते हैं, है ना। तो इस तरह से उनको क्या मानते हैं, एक तरह से भगवान का रूप मानते हैं बंदर को। ठीक है, राजस्थान में विश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरन, चिकारा, नीलगाय और मोर के झुंड देख सकते हैं। यानी कि वहां के जो जनजाति के लोग हैं उन्होंने उन जीवों को संरक्षण कर रखा है ना। तो वहां पर क्या क्या चीज मिलती है, काले हिरन मिलते हैं, नीलगाय और मोरों के झुंड देखने को मिलते हैं, जो वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है, और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। कौन सा समुदाय इनकी रक्षा कर रहा है, विश्नोई जो समुदाय है ये उनकी रक्षा कर रहा है। देखो ये मैंने क्वेश्चन आंसर में डाला है क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से आप कर लेना, ताकि जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊं तो आपको नया नया ऐसा ना लगे कि मैं हमने कहाँ से डाला है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाव रोकने में भी कामयाब नहीं रहा। ठीक है, अपितु यह भी देखा गया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान में सफल रहा। अब देखो चिपको आंदोलन क्या था, मैं एक आपको जल्दी जल्दी में बता देती हूँ कि चिपको आंदोलन क्या था। चिपको आंदोलन था जो मेनली था वो हिमालय में, यानी कि अगर आप जगह की बात करें तो उत्तराखंड में। और ये जो आंदोलन शुरू हुआ था, ये चमोली जिले से आंदोलन शुरू हुआ था, 1973 में आरंभ हुआ था ये आंदोलन। और इस आंदोलन का मेन मकसद क्या था, कि वनों को कटने से रोकना। ठीक है, कुछ कंपनियों ने चमोली के जंगल में वनों को काटना शुरू कर दिया। जब वहां के स्थानीय जनजाति लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह से वनों को नहीं काट सकते हो, इनका संरक्षण हम कर रहे हैं, क्योंकि वन हमारे लिए सब कुछ है। तो वहां की टीम नहीं रुकी और वनों को काटती रही। तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने, जो स्थानीय लोग थे वो पेड़ों से चिपक गए। ठीक है, पेड़ों की कौली भर ली उन्होंने कि हमारी जान चली जाए लेकिन हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे। चिपको आंदोलन का मतलब यही है, चिपको मतलब चिपक गए वो पेड़ से। ठीक है, और कहाँ हुआ था, ये हुआ था उत्तराखंड में। बाद में जो पहले तो कटाव, जो वनों का कटाव था नहीं रुका एक दो दिन, फिर जब लोग चिपक गए और बहुत बड़ी मात्रा में उनका संरक्षण करने के लिए लोग पेड़ों का संरक्षण करने के लिए आए, रो रो रहे थे वो लोग,
और बाद में आंदोलन ने इतना विशाल रूप ले लिया कि हाल फिलहाल में, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी के जो अधिकारी थे उनको झुकना पड़ा और इन वनों की कटाई रोकी गई। ठीक है, तो और इसके बाद क्या हुआ, जो चिपको आंदोलन था, इसी से ही प्रेरणा लेकर जो आपका दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में इस तरह का ही वनों को संरक्षण करने के लिए वहां की स्थानीय जनजातियों ने अपीको आंदोलन चलाया था। ठीक है, चिपको आंदोलन की जगह कौन सा चलाया था, अपीको। जैसे हमारे यहाँ चिपकना होता है, उनके यहाँ अपीको बोलते हैं उस चीज को। ठीक है, तो अपीको आंदोलन चलाया था, वो कहाँ था, देखो अपीको आंदोलन या चिपको आंदोलन, तरीका दोनों का सेम था, मकसद दोनों का सेम था, उद्देश्य दोनों का सेम था। चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड में था, जबकि अपीको आंदोलन आपका तमिलनाडु में। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। और इसका जो चिपको आंदोलन का जो वो कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, वो पर्यावरण जो थे, उनका नाम था सुंदर लाल बहुगुणा। बहुत ज्यादा पूछा जाता है सीटेट में, जो आपका प्राइमरी लेवल का जो सीटेट होता है, उसमें ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है, क्योंकि मैंने दोनों लेवल पास कर रखे हैं, फर्स्ट लेवल भी सेकंड लेवल भी, तो मुझे पता है इस तरह के क्वेश्चन उसमें आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक और आंदोलन चलाया था वहां के स्थानीय लोगों ने, टेहरी में बीज बचाओ आंदोलन। वहां के जो किसान थे उन्होंने ये आंदोलन चलाया था कि भाई नए नए जो बीज आ रहे हैं, जो हाइब्रिड के बीज आ रहे हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल ना करके देसी बीजों को इस्तेमाल करो, क्योंकि जो देसी चीजें वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। अब देखो, पहले खीरे, ज्यादातर खीरे कड़वे निकलते थे, ठीक है, आजकल कड़वे खीरे कम देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या है, विदेशी बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, हाइब्रिड बीजों का प्रयोग कर रहे हैं। पहले जो मक्का की जो कुकड़ी होती है, जिसको आप भुट्टा बोलते हैं, कई लोग कुकड़ी बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, ठीक है, जिससे हम मक्का मिलती है हमें, उसकी जो कुकड़ी होती थी वो बहुत छोटी होती थी, अब बहुत बड़ी बड़ी होने लगी है। तो ये क्या है, हाइब्रिड बीजों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो टिगरी में जो आंदोलन चला था, बीज बचाओ आंदोलन, टिगरी कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में ही है, यहाँ जो आंदोलन चला था, ये मेनली बीजों के लिए नहीं था, ये बहुत सारी चीजों के लिए था। ये जैव विविधता के लिए था कि भाई अगर हम नए नए बीजों का प्रयोग करेंगे तो जो पुराने परंपरागत बीज हैं उनका क्या हो जाएगा, वो बेकार हो जाएंगे, है ना, हमें उनका भी संरक्षण करना है। नेक्स्ट था इनका जो मानना था, वो ये था कि अगर हम पुराने बीजों का प्रयोग ही नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, हमारी जैव विविधता को नुकसान होगा, हमारी पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा। ठीक है, ये इनकी दलील थी किसानों की, है ना। और प्रजातियों का वो जितने भी वन्य वन थे वहां पर टेहरी टेहरी में, उनका भी वो संरक्षण के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। ठीक है, तो बीज बचाओ आंदोलन केवल बीज से संबंधित नहीं है, वो जैव विविधता के संरक्षण से भी संबंधित है, वो परंपरागत बीजों के लुप्त होने को बचाने से भी संबंधित है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें थी इसमें। नेक्स्ट है, आपको समझ में आ गया ना, ये क्या हेडिंग थी, हेडिंग एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। हेडिंग थी समुदाय और वन संरक्षण, यानी कि कुछ समुदायों ने किस तरह से वनों का संरक्षण किया। आपको समझ आ गया है ना किस तरह से किया, बिश्नोई जो गांव के लोग हैं वो किस तरह से संरक्षण कर रहे हैं इन लोगों का। ठीक है, इन जीवधारियों का। हिमालय में चिपको आंदोलन जो चला, जो उत्तराखंड के लोग हैं उन्होंने किस तरह से वनों की रक्षा की। और टिगरी सॉरी टेहरी में किस तरह से बीज बचाओ आंदोलन हुआ। और बहुत सारे आंदोलन ऐसे हुए जो किताबों में नहीं लिखे हैं और स्थानीय लोगों ने करे। तो ऐसा नहीं है केवल सरकार ही इस पर काम कर रही है, स्थानीय लोग भी काम कर रहे हैं। स्थानीय लोग मतलब जिस क्षेत्र में वन कट रहे हैं या पशु पक्षी की जो संख्या वो कम हो रही है, तो उसके लिए संरक्षण स्थानीय लोग भी कर रहे हैं। और आपको ऐसा लगता होगा कि मुगल आप कहीं कहीं टीवी सीरियल में देखते होंगे, ठीक है, गांव में रहते होंगे तो कभी आपने मोर देखे होंगे, एक दो ऐसे करके। मैंने मैं अपने ध्यान की बात बता रही हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे गांव में आम के जो वो होते हैं ना, आम के जो बाग होते हैं, मैंने 100 150 एक साथ देखे हैं, पूरे झुंड की झुंड मुगलों के। ठीक है, नाचते थे वहां पर, खाना खा रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, घूमते हुए मैंने देखे 100 के लगभग आराम से। ठीक है, इतने होंगे आम के बाग में। वो लोग, वो जो जानवर थे वो घूमते रहते थे, और आम का बाग का जो मालिक था वो उनको कुछ नहीं बोलता था, और उनका संरक्षण करता था, उनकी पानी की व्यवस्था सारी चीजें करता था। तो ऐसा नहीं है सरकार ही काम कर रही है, स्थानीय लोग भी काम कर रहे हैं। बुरे लोग हैं तो हमारे देश में अच्छे लोग भी हैं। बुरे लोग कैसे हैं, जो इनको मार के खा रहे हैं, काट रहे हैं इनको, ठीक है, इनको बेच रहे हैं, इनके पंखों के लिए इनको मार दे रहे हैं। तो कुछ लोग अच्छे भी हैं जो इनका संरक्षण कर रहे हैं। ठीक है, और हमें कैसा बनना है, हमें अच्छा बनना है, ताकि हम अपनी प्रकृति को बचा सके, हम अपनी संस्कृति को बचा सके। ठीक है, ये क्योंकि ये सारी चीजें हमारी संस्कृति में है। अगर हम इस तरह से ही गायों को काटते रहेंगे तो एक दिन क्या होगा, जो हमारी भारतीय गाय हैं वो पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगी। और भारतीय गायों को काटने की मेन वजह यह है कि जो भारतीय गाय हैं वो कम दूध देती हैं मुकाबले जो विदेशों में गाय मिलती है उनके। ठीक है, तो कम दूध की वजह से लोग क्या करते हैं कि 2 4 साल उनका दूध लिया, जब तक वो 10 12 लीटर दूध दिया, ठीक है, जब 1 2 लीटर दूध देती है तो वो उनको काट देते हैं। तो इससे क्या हो गया, हमारी संस्कृति भी लुप्त हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट है आपका भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, रक्षित वनों के प्रबंधन
और पुनः निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में, या औपचारिक यानी ऑफिशियली, ठीक है, औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन का देखो क्या मतलब होता है, वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिलेगा मेरे क्वेश्चन आंसर वाले सीरीज में। नेक्स्ट वीडियो इसके क्वेश्चन आंसर की होगी, तो उसको देखना नहीं भूलना है। रक्षित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। संयुक्त वन प्रबंधन किसके लिए काम करता है? वनों के संरक्षण के लिए काम करता है। और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे विश्नोई परिवार के विश्नोई गांव के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी हेल्प कौन करेंगे? कुछ गवर्नमेंट करेगी, कुछ ये लोग करेंगे, और पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण करेंगे। तो जो संयुक्त वन प्रबंधन है, संयुक्त का मतलब होता है कि दो लोगों का मिलकर काम करना, दो या दो से अधिक लोगों का मिलकर काम करना। तो संयुक्त वन प्रबंधन में कौन कौन मिलकर काम कर रहा है? स्थानीय जनजाति, ठीक है, और सरकार मिलकर काम कर रही है। और किसका संरक्षण कर रही है? वो संरक्षण कर रही है हमारी पर्यावरण का, हमारी जैव विविधता का, ठीक है, और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादकों के हकदार होते हैं। यानी कि कुछ इन जनजातियों को छूट है, क्योंकि ये संरक्षण कर रही है, तो इनको कुछ छूट है कि भाई सूखी लकड़ी ले सकती हैं, कुछ फल ले सकती हैं, जो मैंने बताया कि कुछ चीजों में इनको छूट मिली हुई है। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनः निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। ठीक है, या इनका संरक्षण कौन कर सकता है? मेन जो कर सकते हैं वो स्थानीय लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि उनकी परंपरा उनसे जुड़ी हुई है, वहां के वन्य जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं वही कर सकते हैं। अब देखो, दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं फील कर सकता कि उत्तराखंड के पहाड़ों की दशाओं को नहीं फील कर सकता वो। ठीक है, जिस तरह से पहाड़ टूट रहे हैं, चटक रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? हमारे विकास की वजह से हो रहा है। हम विकास की वजह से पहाड़ों में ड्रिल करे जा रहे हैं, क्योंकि सबको हिंडोले पे घूमना है, सबको रोडों पर अपनी गाड़ी ले जानी है वहां तक, अमरनाथ तक। ठीक है, अभी रोड बनी नहीं है, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी हो? अमरनाथ पर जाकर खड़ी हो, केदारनाथ पर जाकर खड़ी हो। ठीक है, लोगों का वश ना चले, नहीं तो जो माता रानी का भवन है ना, उसके बाहर अपनी गाड़ी लगाए वो। रोड नहीं है उतनी चौड़ी, अगर रोड बन जाएगी तो अपनी खुद की गाड़ी वहां तक लेके जाएंगे। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है? वनों को हानि पहुंच रही है। और इस चीज को कौन महसूस कर सकता है? वहां के स्थानीय लोग ही महसूस कर सकते हैं और उसका संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो स्थानीय लोगों को इस तरह की कदम उठाने चाहिए, सरकार को भी उठाने चाहिए, ताकि हमारे देश की जो जैव विविधता है उसको हम संभाल सकें। ठीक है, उसको हम हेल्दी बना सकें, उसको हम अच्छा बना सकें, स्वस्थ बना सकें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट पैरा में 2 मिनट में पढ़ देती हूँ। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता से सीख लेती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। यानी कि जो स्थानीय लोग हैं उनको भी शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसला लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। ठीक है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है अभी। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्यताएं होनी चाहिए, जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफल फलित हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदार पूर्ण जीवधारी है। कैसे? क्योंकि हम उससे बहुत सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन दे रहा है, पेड़ छाया दे रहा है। ठीक है, उसकी पत्तियों को हम अलग अलग चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी लकड़ियों से हम फर्नीचर बना सकते हैं, बाद में जो कुछ कटी फटी लकड़ियां हैं उनको हम ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो वो कैसा है? बहुत दयालु है और उदार है, जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता। ठीक है, वो हमसे कुछ मांग नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि बस हम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे प्रकृति पर छोड़ दो, मैं अपना खाना पीना सब बना लूंगा, सब कुछ मैं अपने आप कर लूंगा, बस मुझे काटूंगा। ठीक है, और हम ये भी उस पर उपकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो बस हमसे क्या मांग कर रहा है कि हमें मत काटो, बाकी सारा कुछ मैं अपना आप कर लूंगा, और हम ये भी उपकार उस पर नहीं कर रहे हैं। और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की प्रक्रियाओं को भेंट करता है, यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलने वाले विनाशकों को भी छाया प्रदान करता है। ठीक है, और कितनी विचित्र बात है कि जो लोग कुल्हाड़ी से पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है, और जब वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो किसी दूसरे पेड़ की छाया में बैठते हैं। और वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इन पेड़ों को ही काट रहे हैं, उसके बाद इन पेड़ों की छाया में बैठ रहे हैं। तो ये कितने उदार हैं पेड़, कि हम इनके साथ इतना गलत कर रहे हैं, तब भी ये हमको अच्छी तरह से छाया दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमको समझनी पड़ेंगी, सरकार को समझनी पड़ेंगी। मेन जो है वो लोगों को समझनी पड़ेंगी। सरकार से ज्यादा अगर जनता समझेगी, जनता जागरूक होगी,
हमारा देश लोकतंत्र देश है, और अगर हम जागरूक होंगे तो हम अपने देश को बचा सकेंगे, संरक्षित कर सकेंगे, संस्कृति को संरक्षित कर सकेंगे, अपने वन्य जीवन को संरक्षित कर सकेंगे, जैव विविधता का संरक्षण कर सकेंगे, अगर चाहेंगे तो हम खुद। ठीक है। राजस्थान की एक घटना और है, मैं बता देती हूँ। 5th क्लास में, या मैंने 4th क्लास की पर्यावरण में पढ़ा था, तो उसमें दिया गया था कि एक खेजड़ी नाम का वृक्ष है जो राजस्थान में पाया जाता है। वो पूरा की पूरा वृक्ष इतना इंपॉर्टेंट है, वो जहाँ होता है वो वातावरण बहुत अच्छा बना देता है वहाँ का। ठीक है। पानी जो वातावरण है उसमें मॉइस्चर आ जाता है, उसकी पेड़ की पत्तियां, उसकी डंडियां, उसकी टहनी, उसकी जड़, उसका एक एक पार्ट लोगों के काम आता है। ठीक है। खाना बनाने से औषधि बनाने तक सब कुछ उसका काम आता है, खेजड़ी के वृक्ष का। और जब खेजड़ी के वृक्ष की कटाई हुई वहां पर, ठीक है, वनों को जा रहा था, तो वहां की स्थानीय जनजाति के लोगों ने उसको बचाया था। तो इस तरह से लोगों को आगे आने की जरूरत है। अगर आपके आसपास भी कोई इस तरह से कोई जीवों को मार रहा है, पेड़ों को काट रहा है, तो प्लीज आप उसकी कंप्लेंट कीजिए और अपना स्टैंड लीजिए। ठीक है। क्योंकि ये जो वन्य जीवन है ये हम सबका दायित्व है, ना कि केवल सरकारों का। ठीक है। सरकार कुछ करना चाहे तो शायद ना कर पाए, लेकिन अगर आप अपने पेड़ों के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित ही कर सकते हैं। क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आप तो हमेशा भारत में ही रहोगे ना। तो आपको स्टैंड लेना है अपने लिए, अपनी आगे वाली पीढ़ी के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके 10th क्लास में है, या फिर टीजीटी, पीजीटी, सीटेट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को उनके साथ जरूर से शेयर कर देना। और इसकी बाद इसकी एमसीक्यू वाली वीडियो आई, उसको भी देखना मत भूलना। अगर आपके को मेरे पढ़ाए हुए में कुछ भी कमी नजर आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं हर कमेंट का रिप्लाई खुद करती हूँ। ठीक है। और मैं आपकी कमेंट देखूंगी, आपकी समस्या को समझने की कोशिश करूंगी और उसका रिप्लाई करूंगी। जो भी संभव हो सकेगा उतनी मैं हेल्प आपकी करूंगी। तो प्लीज आप कमेंट कीजिए मेरे को। आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में हार्ट की शेप भेज सकते हैं। ठीक है। कुछ भी लिख कर भेज सकते हैं, जो आपका मन आया, आप अपना नाम ही लिख कर भेज दीजिए। ठीक है। तो प्लीज कमेंट करना है और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बहुत मेहनत से पढ़ाती हूँ, सारे फैक्ट को लेके आती हूँ, एक एक चीज डिटेल में पढ़ाती हूँ, तो प्लीज आप लोग भी मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।